अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बेजारानी इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। कल हमने लेक्चर सीरीज में जो डिस्कस किया था वो आईआर की डेफिनेशन, उसके स्कोप, उसकी एवोल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशन स्टेट को। अब यहाँ पे सिर्फ आगे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, मगर यहाँ पे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दो वर्ड हैं। एक है नेशन, मतलब कि कोई कौम, और दूसरा है स्टेट, मतलब कि कोई मुल्क। तो नेशन स्टेट पे ज्यादा से ज्यादा बहुत से लोग, इवन मैंने देखे हैं जो आईआर के स्टूडेंट, वो ये समझते हैं कि नेशन मतलब कि एक कौम, और उस एक कौम के लिए कोई एक मुल्क। मगर अगर इस डेफिनेशन को हम देखें जो जॉन बैलेस ने दी थी, तो उसने कहा था कि व्हेन ग्रुप ऑफ नेशंस, मतलब कि कोई एक कौम नहीं मगर ग्रुप ऑफ नेशन, जब वो मिलकर अपनी विलिंगनेस के साथ इंस्टॉल द शेयर्ड डेस्टिनी ऑफ कॉन्सेप्ट, जब उनके कॉन्सेप्ट आपस में मिले, उनकी विलिंगनेस मिले, उनकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग उनकी मिले, तो वो मिलकर जब किसी कंट्री को बनाए तो उसे कहा जाता है नेशन स्टेट। अब जॉन वेलेस की ये डेफिनेशन जो है वो है उसकी बुक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन नंबर 4 में। अब देखें, पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है और पाकिस्तान में कोई एक कौम नहीं मगर बहुत सी कौम, जैसे ग्रुप ऑफ नेशंस। लेट सपोज कि वो बहुत सी कौम, जिसमें सिंधी हैं, जिसमें पंजाबी हैं, जिसमें बलोच हैं, जिसमें पख्तून हैं। अब ये सब इन्होंने मिलकर ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया और इन सब से मिलकर ही पाकिस्तान बना। मतलब कि ग्रुप ऑफ नेशंस ने अपनी विलिंगनेस दिखाई और उन्होंने पाकिस्तान को बनाया या पाकिस्तान बना। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। या अगर इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करें, अमेरिका है, अमेरिका में भी सिर्फ अमेरिकन नहीं रहते, बहुत सी कौमों के लोग वहां पे रह रहे हैं। तो उनकी ये एक विलिंगनेस है कि वो फेडरल सिस्टम के अंदर रहें, तो उसे हम नेशन स्टेट कहेंगे। या इवन के पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी कम्युनिटी के लोग, जैसे कि हिंदूज हैं, माइनॉरिटी के लोग, वो भी इस अपनी विलिंगनेस के तहत इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर या उस कॉन्सेप्ट के अंदर रह रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। या यूनाइटेड किंगडम को देखें तो उसमें भी बहुत सी कौमों के लोग, बहुत सी कम्युनिटी के लोग वहां पे रह रहे हैं अपनी विलिंगनेस के साथ किंग या क्वीन के सिस्टम के अंदर। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो ये है नेशन स्टेट। अब अगर देखें तो नेशन स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला एलिमेंट है कि सॉवरेनिटी, खुद मुख्तियारी। कोई कंट्री किसी कंट्री की खुद मुख्तियारी में इंटरफेयर नहीं करेगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि कोई भी किसी कंट्री के जो उसकी नेबरिंग कंट्री है या नेबरिंग कंट्री ना हो, उसकी टेरिटरी में इन्वेड नहीं करेगा। और दूसरा नंबर, जो तीसरा नंबर है, वो है इक्वलिटी, मतलब कि सारी जो भी कंट्रीज हैं सब बराबर हैं इंटरनेशनल सेटअप में। लेट सपोज के पाकिस्तान है तो वो भी इक्वल है, और उसके साथ साथ अगर यूनाइटेड स्टेट है ऑफ अमेरिका है तो वो भी एक इंटरनेशनल सिस्टम में नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में इक्वल है। मतलब कि अमेरिका को कभी भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो नेपाल पे इन्वेड करे। देखिए, कुछ इन्वेजन के कुछ रूल्स इंटरनेशनल लॉ में बनाए गए हैं, उसके अलावा तो मतलब कि सब इक्वल हैं यहाँ पे। मगर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है इक्वलिटी। अब इक्वलिटी दो किस्मों की, एक है माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी की इक्वलिटी यूं है कि जैसे जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जहां पे डेमोक्रेसी ज्यादा है, वहां पे तो माइनॉरिटी का इतना इशू नहीं हो रहा। जैसे कि आइसलैंड, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो है 2.6%। अब वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो माइनॉरिटी में हैं उनको पूरे राइट्स हैं, पूरे हकूक हैं। मगर जो मुस्लिम जो कश्मीर में है वो बहुत, मतलब कि इवन उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, मगर वहां पे उनको कोई हकूक नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे। तो मतलब कि नेशन स्टेट में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें माइनॉरिटीज को तो राइट्स मिल रहे हैं, मगर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं, वहां पे तो उनके राइट्स प्रोटेल हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हम रवांडा क्राइसिस देखें तो रवांडा क्राइसिस में भी यूं हुआ था कि जिसमें 8 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 50 ऑन रिकॉर्ड
जो औरतों के साथ वहां पे रेप्स हुए थे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं, वहां पे माइनॉरिटी सफर कर रही है। अब दूसरा, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी इक्वलिटी नेशन स्टेट में नहीं है। यूएस और यूनाइटेड किंगडम जितनी एक राइट्स हासिल हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम को, वैसे ही राइट नेपाल या मालदीव को नहीं, या इवन के श्रीलंका को नहीं। तो मतलब कि अगर आपने नेशन स्टेट रखा जिसमें आपके ने उनका एलिमेंट इक्वलिटी रखा, मगर इक्वलिटी तो सिस्टम में नहीं। फिर देखें, अगर वेटो पावर्स देखें तो अगर लेट सपोज के सारी दुनिया की कंट्रीज या 192 कंट्रीज एक बात पे एग्री करें और एक वेटो पावर उस पे एग्री न करे और वेटो करे, तो वो सारे जो कंट्रीज एग्री कर रहे हैं तो उनके उस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जा सकता है। तो आप देखें इक्वलिटी कहाँ पे। फिर अगर देखें न्यूक्लियर पावर्स जो कंट्रीज हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है इंटरनेशनल सेटअप में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो आपने एलिमेंट बनाया था नेशन स्टेट में, उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इक्वलिटी उसमें नहीं, क्योंकि आपने रखा था कि इक्वलिटी होगी मगर इक्वलिटी वहां पे नहीं है। आगे देखें, आपने दूसरा एलिमेंट रखा था कि सॉवरेंटी होगी, मगर सॉवरेंटी तो यहाँ पे नहीं हो रही। लेट सपोज कि किसी कंट्री ने आईएमएफ से कर्जा लिया, आईएमएफ से लोन लिया, तो आईएमएफ जैसे पाकिस्तान इस वक्त चल रहे हैं, तो इस इमरान खान की हुकूमत या इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो वो यही कहते हैं कि भाई आईएमएफ ने हमें ये कहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने करें, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ाएं, डीजल की कीमत इतनी बढ़ाएं, और हम मजबूर हैं क्योंकि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं और हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ये चीजें करने पड़ रही हैं। तो आप समझें, तो इसमें जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था सॉवरेंटी, खुद मुख्तियारी, हर कंट्री अपने हिसाब से पॉलिसीज को डिजाइन करेगा, वो तो चीजें ना हुई, वो तो चीजें कोटेल हुई। और फिर देखें वर्ल्ड बैंक से भी अगर किसी कंट्री ने कोई लोन वगैरह लिए तो वहां पे भी यही सेटअप है। फिर अगर देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, यूएनओ बना, उसके अलावा और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसी भी कंट्री को ये हक नहीं मिलता कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आर्टिकल्स के खिलाफ जाए, उनके डिसीजंस के खिलाफ जाए। अगर वो खिलाफ जाएगा तो सारा जो एक इंटरनेशनल सेटअप, इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो इसके खिलाफ हो जाएगी। या जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेट बहुत सी कंट्रीज के इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेंटी तो प्रोटेक्ट हो जाती है, सॉवरेंटी तो खत्म हो जाती है। जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने आपको मिसाल यहाँ पे दे दी कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो लोन देने के बाद एक लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स दे देते हैं कि भाई ये चीजें आपको करनी है। तो उस मुल्क की, उस कंट्री की जो खुद मुख्तियारी थी, जो नेशन स्टेट का मेन पॉइंट था, वो तो कोटेल हुआ। अब ये भी एक प्रॉब्लम है नेशन स्टेट में। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कोई कंट्री किसी कंट्री पे इन्वेड ना करेगा, मगर अगर इस बात को देखें तो यूएसए ने इराक पे इन्वेड किया तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो वहां पे कोटेल हुई। अगर फिर देखें ईरान और इराक वार हुई, इराक ने इन्वेड किया ईरान पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हुई। फिर अगर इस वक्त देखें तो रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो वायलेशन थी वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन तो हुई। और उसके अलावा अगर हम गल्फ वार को देखें तो गल्फ वार में भी जब सदाम ने इन्वेड किया था कुवैत के ऊपर, तो उस वक्त सदाम के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी, और सदाम की उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन को खत्म किया गया था। मगर रशिया की इन्वेजन जब हुई यूक्रेन में, तो उस वक्त जो भी कंट्रीज थे वो तो हाँ उन्होंने बयान दिए, स्टेटमेंट्स दी, कंडेम किया, मगर उन्होंने ऐसी कोई ऑपरेशन तो लॉन्च ना की। मतलब कि अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो न्यूक्लियर इंटरनेशनल सिस्टम है इक्वलिटी नहीं, क्योंकि जब यूएसए ने इन्वेजन की थी इराक पे तो उस वक्त भी सारे कंट्रीज खामोश थे। इराक ने ईरान पे इन्वेजन की थी तो ईरान के खिलाफ था अमेरिका, तो उस वक्त भी इंटरनेशनल सेटअप बिल्कुल ही खामोश था।
जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन की तो अमेरिका ने या यूनाइटेड नेशन ने कुछ भी नहीं किया सिवाय कंडेम करने के, क्योंकि उसके पास पावर थी, वो न्यूक्लियर स्टेट था। तो मगर जब सदाम ने कुवैत पे इन्वेड किया था तो उस वक्त तो एक ऑपरेशन लॉन्च हुई थी सदाम के खिलाफ, और सदाम की उस जंग को खत्म किया गया था। कहने का मकसद यह है कि किसी भी जंग को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे सदाम की हो, चाहे यूएसए की हो, चाहे ईरान की हो, इराक की हो, रशिया की हो, किसी की भी हो। मगर कहने की बात यह है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ जंगें ऐसी हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च होती हैं, मगर कुछ जंगें ऐसी हैं जिनको कंडेम किया जाता है, मगर कुछ जंग या वार ऐसी होती हैं जिनको कंडेम भी नहीं किया जाता। तो वो जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था वो नहीं रहा, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट था वो नहीं रहा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है नेशन स्टेट में। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? अब इसकी सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले इंटरनेशनलिज्म, मतलब कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के जो पैटर्न से वो लगा दो, मतलब कि आर्टिकल 2(4) जिसमें कहा गया है कोई किसी पे यूज ऑफ फोर्स न करेगा, आर्टिकल 2(7) जिसमें इंटरवेंशन नहीं होगी, मतलब कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है वो पूरी दुनिया में लगा दो। एक सॉल्यूशन ये। दूसरी सॉल्यूशन ये कि मोर एंड मोर नेशन स्टेट, मतलब कि अगर किसी भी कौम ने जैसे ग्रुप ऑफ नेशंस मिलकर किसी के नेशन स्टेट को बनाती है, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ नेशंस में कोई अगर कहे कि हमें आजादी दे दो तो उससे आजादी उन्हें दी जाए। मगर यहाँ पे एक इश्यू हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो लेट सपोज के इस वक्त इंडिया में फॉर एग्जांपल कितनी स्टेट्स हैं, या अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, अगर 50 स्टेट सब मिलकर कहें कि हमें आजादी दो तो ये तो 50 कंट्रीज हो गए। तो इससे तो फिर हम उस दौर में चले जाएंगे जहां पे छोटी छोटी एम्पायर्स थी, और छोटी एम्पायर दूसरी एम्पायर पे अटैक करती थी अपनी पावर को शो करने के लिए या उसे कैप्चर करने के लिए। तो ये तो इश्यू हल न होगा। फिर क्या करें? फिर एक सॉल्यूशन है हमारे पास, री इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। अब जो ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं ये जॉन वेल्स ने उस बुक में दी है, और उन्होंने ये दोनों सॉल्यूशन देकर उसके बाद इन दोनों सॉल्यूशन को प्रोटेल किया है। उन्होंने कहा है कि भाई पूरी दुनिया में एक कानून न लगेगा, क्योंकि इक्वलिटी सेटअप में नहीं, मोर एंड मोर नेशन स्टेट। क्या उन्होंने ऑप्शन देकर फिर ये कहा है कि भाई मोर एंड मोर नेशन स्टेट बनाएंगे, इससे प्रॉब्लम होगी। फिर दोनों प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन दी है वो दी है कि आप जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है उसको री इंटरप्रिएट करें। अब री इंटरप्रिएट कैसे करें इस बात को समझना होगा हमें। देखें, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो हुई थी वो एक रिलीजियस 30 ईयर वार, जो एक मजहबी जंग हुई थी यूरोप में, उसके बाद उस जंग को खत्म करने के बाद ही ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया ने जन्म दिया था। तो उसमें यह कहा गया कि खुद मुख्तियारी का ख्याल किया जाएगा, मतलब कि उसमें यह कहा गया कि इक्वलिटी का ख्याल किया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा दूसरे जो रिलीजियस जो ग्रुप है उसके मामलात में। तो इस बुनियाद पर, मतलब कि उन्होंने जो उस वक्त के स्कॉलर्स थे इंटरनेशनल सेटअप के, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को पूरी नेशन स्टेट में लगा दिया, जिसके तहत पूरी नेशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्ड किया गया कि भाई नेशन स्टेट में भी वही चीजें लगेगी, इक्वलिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये चीजें रखी गई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि भाई उस ट्रीटी को फिर री इंटरप्रिएट करें, क्योंकि वो ट्रीटी एक रिलीजियस ट्रीटी थी। रिलीजियस जंग को 30 इयर्स वार को खत्म करने के लिए हुई थी, मगर इस वक्त जो है वो है मुख्तलिफ कंट्रीज, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट को बनाने के लिए इस ट्रीटी को फिर री इंटरप्रिएट करें, और फिर री इंटरप्रिएट करने के बाद फिर अपने पॉइंट्स तैयार करें। मतलब कि स्ट्रक्चर सेम रखें, आप स्ट्रक्चर में इक्वलिटी रखें, स्ट्रक्चर में आप सॉवरेनिटी रखें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखें, मगर जो कॉन्सेप्ट तैयार करें वो नेशन को सामने रख के, कंट्रीज को सामने रखकर ये कॉन्सेप्ट तैयार करें। तो ये था मेरा लेक्चर नेशन स्टेट पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर और अपलोड करेंगे, क्योंकि मैंने एक सिलेबस की सीरीज तैयार की है
اور اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو، دیٹس آل.